आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 13 रिडक्शन ऑफ सेकंड डिग्री इक्वेशंस। इंट्रोडक्शन। द जनरल इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री में बी रिटर्न एज कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2 f y z प्लस 2 g z x प्लस 2 h x y प्लस 2 u x प्लस 2 vy प्लस 2 w z प्लस d इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये कोई भी सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन है, उसको हमने कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई जेड से डिनोट किया है। उसको हमने फर्दर जो भी इसमें कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई जेड है, इसमें जो सेकंड डिग्री की होमोजीनियस टर्म्स हैं उसको हमने स्मॉल एफ एक्स वाई जेड से डिनोट किया है। तो फिर आपके पास इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी एफ ऑफ एक्स वाई जेड प्लस 2 u x प्लस 2 vy प्लस 2 w z प्लस d इज इक्वल टू 0। हमने इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, जहाँ पे एक्स वाई जेड क्या है, होमोजीनियस पार्ट है। फर्स्ट इक्वेशन का होमोजीनियस पार्ट है, डैट इज एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्विवेलेंट टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f(y)z प्लस 2f(z)x प्लस 2h(x)y। ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में आपके पास 10 कांस्टेंट है, जिसमें से कम एक क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो होना चाहिए। द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है ये अनइफेक्टेड रहेगी अगर हम इस इक्वेशन नंबर 1 को किसी भी रियल कांस्टेंट के साथ, रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें। ठीक है। इससे हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे 9 इफेक्टिव कांस्टेंट है, क्योंकि 10th कांस्टेंट को हम 9 के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 9 इफेक्टिव कांस्टेंट हैं। तो फिर अगर हमें कॉनिकॉइड को डिटरमाइन करना है तो 9 कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। मतलब a conicoid can be determined so as to pass through 9 given points, no 4 of which are coplanar। तो हम अगर हमें कॉनिकॉइड की इक्वेशन निकालनी है तो हमारे पास 9 पॉइंट होने चाहिए जो कि कॉनिकॉइड से पास होते हैं, और उसमें से कोई भी 4 कोप्लेनर नहीं होने चाहिए। ठीक है। अब हम करेंगे लाइन और कॉनिकॉइड का इंटरसेक्शन। लेट पी अल्फा बीटा गामा बी एनी पॉइंट। ठीक है। हमारे पास पी अल्फा बीटा गामा कोई भी पॉइंट है, तो उस पॉइंट से गुजरती हुई लाइन जिसकी डायरेक्शन रेशियोज एल एम एन है, वो आपकी क्या होगी, एक्स बाई अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा अपॉन एल इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन एम इज इक्वल टू जेड माइनस गामा अपॉन एन। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। अब इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर कोई भी पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स किस फॉर्म के होंगे, एल आर प्लस अल्फ़ा कॉमा एम आर प्लस बीटा कॉमा एन आर प्लस गामा। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, कॉनिकॉइड और लाइन का इंटरसेक्शन, मीन्स हमें वो पॉइंट निकालना है जो लाइन और कॉनिकॉइड में कॉमन है। ठीक है। तो ये हमने लाइन का पॉइंट ले लिया। अगर ये कॉनिकॉइड का भी पॉइंट है तो वो क्या हो जाएगा, उन दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो हम इस लाइन के पॉइंट को कॉनिकॉइड के इक्वेशन में अगर पुट करेंगे तो फिर वो क्या करेगा, कॉनिकॉइड के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इट लाइज ऑन द कॉनिकॉइड एफ ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 इफ कैपिटल एफ एल आर प्लस अल्फ़ा कॉमा एम आर प्लस बीटा कॉमा एन आर प्लस गामा इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट को कॉनिकॉइड के इक्वेशन में रखना है, और आपके पास कॉनिकॉइड की इक्वेशन यहाँ पे दे रखी है कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है। अब इस पॉइंट को जब कॉनिकॉइड की इक्वेशन में रख के सॉल्व करेंगे तो आपके पास आर स्क्वायर के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है। अब हम जो ये आर स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये आपको दिख रहा है, ये होमोजीनियस टर्म है, ये होमोजीनियस टर्म है हमारी कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई जेड की। लेकिन वहाँ पे क्या था, एक्स वाई जेड वेरिएबल था, और यहाँ पे एक्स वाई जेड की जगह है एल एम एन। ठीक है। तो इसको हमने क्या लिख दिया, स्मॉल एफ एल एम एन प्लस आर। अब आप आर का कोफिशिएंट देखिए, इक्वेशन नंबर 2 की जो ऊपर वाली इक्वेशन है, आर के कोफिशिएंट में क्या है, एल इंटू ए अल्फ़ा प्लस एच बीटा प्लस जी गामा प्लस यू। अगर आप देखोगे कि आप कैपिटल एफ को अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपके पास आएगा ए अल्फ़ा प्लस एच बीटा प्लस जी गामा प्लस यू। ठीक है। इसी तरह से आप एफ़ को बीटा के रिस्पेक्ट में
एफ को बीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपके पास आएगा एच अल्फ़ा प्लस बी बीटा प्लस एफ गामा प्लस वी। ठीक है, तो इसी तरह से हमने इक्वेशन नंबर सेकंड को बना दिया। और जो लास्ट में कांस्टेंट टर्म थी ये क्या आपकी कंप्लीट कैपिटल एफ ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा। अब हमें क्या मिल गई इक्वेशन नंबर 2, जो कि क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आर के अंदर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आर की 2 वैल्यूज़ मिलेंगी। इसका मतलब है जब हम आर की 2 वैल्यूज़ इस पॉइंट में पुट करेंगे, इस वाले पॉइंट में पुट करेंगे तो हमें 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे और वो 2 पॉइंट्स लाइन और कॉनिकॉइड में कॉमन है। तो फिर क्या होंगे वो दोनों पॉइंट्स, लाइन और कॉनिकॉइड का इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होंगे। ठीक है, इसका मतलब जो स्ट्रेट लाइन है गिवन सरफेस को 2 पॉइंट्स के ऊपर मीट करती है। हेंस द स्ट्रेट लाइन मीट्स द सरफेस इन 2 पॉइंट्स, जो आपके रियल भी हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, कोइंसिडेंट भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकते हैं। ठीक है, का नेक्स्ट आर्टिकल है टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोड विच इज़ बाइसेक्टेड एट द गिवन पॉइंट अल्फ़ा बीटा गामा। आपके पास अल्फ़ा बीटा गामा कोई भी गिवन पॉइंट है, इस पॉइंट से पास होती हुई हमें कोड की इक्वेशन निकालनी है जो कि इस पॉइंट के ऊपर बाइसेक्ट भी होती है। मीन्स अल्फ़ा बीटा गामा के थ्रू एक कोड क्रॉस होती है और वो जो पॉइंट है वो कोड का मिड पॉइंट है। ठीक है, अब एनी कोड थ्रू पॉइंट अल्फ़ा बीटा गामा इज एक्स माइनस अल्फ़ा अपॉन एल इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन एम इज इक्वल टू जेड माइनस गामा अपॉन एन इज इक्वल टू आर। ये फर्स्ट इक्वेशन है। कोई भी कोड की इक्वेशन, कोड एक तरह से लाइन होती है। ठीक है, तो फिर किसी भी लाइन की इक्वेशन, कोड की इक्वेशन जो अल्फ़ा बीटा गामा से पास होती है वो इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, the point of intersection of one with the conicoid are given by the quadratic equation। अब इससे पहले वाले आर्टिकल में हम देख के आए थे लाइन और कोड का इंटरसेक्शन हमें कैसे मिलता है, उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपकी कैसे मिलते हैं, इस वाली थर्ड इक्वेशन से मिलते हैं, सॉरी सेकंड इक्वेशन से मिलता है। ठीक है, तो हमने इसे नेक्स्ट आर्टिकल में एज इट इज़ यूज़ कर लिया। तो फिर एक लाइन मतलब कि कोड और कॉनिकॉइड का जो इंटरसेक्शन है वो हमें इक्वेशन नंबर 2 की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से मिल जाएगा। अब यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि जो अल्फ़ा बीटा गामा है वो कोड 1 का मिड पॉइंट है, क्योंकि कोड इस पॉइंट के ऊपर बाइसेक्ट होती है तो हमें आर की 2 वैल्यूज़ मिलेंगी और फिर वो 2 वैल्यूज़ क्या होंगी, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। ठीक है, मीन्स क्योंकि यहाँ पे जो अल्फ़ा बीटा गामा है वो क्या है, कोड का मिड पॉइंट है। तो फिर जितनी कोड की लेंथ इस पॉइंट की लेफ़्ट साइड होगी उतनी क्या होगी, राइट साइड होगी। तो फिर अगर R1 एंड R2 इसके रूट्स हैं, इक्वेशन नंबर 2 की R1 एंड R2 रूट्स हैं, तो फिर इनका जो सम है R1 प्लस R2 जो वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। वो ज़ीरो इसलिए होगा क्योंकि जो रूट्स है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट इन साइन है। तो फिर सम ऑफ रूट्स हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा और फिर सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ आर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ आर स्क्वायर। तो फिर यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ आर इन 2 इज इक्वल टू 0। और आर सेकेंड इक्वेशन में आर का कोफिशिएंट क्या है, एल इंटू करली एफ अपॉन करली अल्फ़ा प्लस एम इंटू करली एफ अपॉन करली बीटा प्लस एन इंटू करली एफ अपॉन करली गामा इज इक्वल टू 3। इससे हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब हमें क्या करना है, एल एम एन को एलिमिनेट करना है ताकि हम कोड की इक्वेशन को बता सकें। अब हम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 में से इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 में से एल एम एन को एलिमिनेट करेंगे। हम इक्वेशन नंबर 1 में से जो एल की वैल्यू निकलेगी, एल की वैल्यू क्या निकलेगी, एक्स माइनस अल्फ़ा अपॉन आर, एम की वैल्यू वाई माइनस बीटा अपॉन एम और एन की वैल्यू जेड माइनस गामा अपॉन आर। अब एल एम एन की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से निकाल के हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे और जो कि इन तीनों के डिवाइडेड में आर होगा वो आर एच एस में जाके ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको, आप ये इक्वेशन आगे हम इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही होगी एक्स इंटू करली एफ अपॉन करली
करली एफ अपॉन करली अल्फ़ा प्लस वाई इंटू करली एफ अपॉन करली बीटा प्लस जेड इंटू करली एफ अपॉन करली गामा इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू करली एफ अपॉन करली अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू करली एफ अपॉन करली बीटा प्लस गामा इंटू करली एफ अपॉन करली गामा। तो ये क्या बन गया आपकी कोड की इक्वेशन जो अल्फ़ा बीटा गामा को इस पॉइंट के ऊपर बाइसेक्ट होती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायमीट्रल प्लेन। द लोकस ऑफ ऑल द मिड पॉइंट्स द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट्स of all the chords parallel to a fixed line x upon L is equal to y upon m is equal to z upon n is called a diametral plane of the line x upon L is equal to y upon m is equal to z upon n। ठीक है, अब आपके पास एक कोई भी फिक्स्ड लाइन है, उस फिक्स्ड लाइन के पैरेलल बहुत सारी कोड्स हैं और उन कोड्स का जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का लोकस आपके पास एक प्लेन बनेगा और उस प्लेन को हम बोलेंगे डायमीट्रल प्लेन। और वो डायमीट्रल प्लेन किस लाइन का होगा, जो कि आपकी फिक्स्ड लाइन है। ठीक है, अब हम ये निकालते हैं। लेट अल्फ़ा बीटा गामा आपका कोड का मिड पॉइंट है और कोड की इक्वेशन नंबर 1 है कॉनिकॉइड एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। लेट द लाइन 1 और फिर जो ये आपकी कोड की इक्वेशन है वो एक्स अपॉन एल इज इक्वल टू वाई अपॉन एम इज इक्वल टू जेड अपॉन एन लाइन के क्या है, पैरेलल है। देन द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट। अब अल्फ़ा बीटा गामा जो कि मिड पॉइंट है, इन पैरेलल कोड्स के इनका लोकस क्या हो जाए, एल इंटू करली एफ अपॉन करली एक्स प्लस एम इंटू करली एफ अपॉन करली वाई प्लस एन इंटू करली एन एफ अपॉन करली जेड इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 है जो कि हमने प्रीवियस आर्टिकल से ली है। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 है ऑफ द डायमीट्रल प्लेन कॉन्जुगेट टू एल एम एन कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज। अब इक्वेशन नंबर 2 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, मीन्स हम यहाँ पे करली एफ अपॉन करली एक्स की वैल्यू रखेंगे, करली एफ अपॉन करली वाई की वैल्यू रखेंगे और करली एफ अपॉन करली जेड की वैल्यू रख के जब हम इसमें एक्स वाई जेड कॉमन लेंगे और कांस्टेंट टर्म को साइड रखेंगे तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स इंटू ए एल प्लस एच एम प्लस जी एन प्लस वाई इंटू एच एल प्लस बी एम प्लस एफ एन प्लस जेड इंटू जी एल प्लस एफ एम प्लस सी एन प्लस यू एल प्लस वी एम प्लस डब्ल्यू एन इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्या है, डायमीट्रल प्लेन की इक्वेशन है। अब हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल है द प्रिंसिपल प्लेन्स। A diametral plane which is at right angles to the chord which it bisects is called a principal plane। हम डायमीट्रल प्लेन को प्रिंसिपल प्लेन बोलेंगे, कब बोलेंगे, जब वो अपने कोड्स के राइट एंगल पे होगा। मीन्स वो अपन डायमीट्रल प्लेन जब कोड को राइट एंगल के ऊपर बाइसेक्ट करेगा तो हम उस डायमीट्रल प्लेन को बोलेंगे प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है, अब हम निकालते हैं the equation of the diametral plane bisecting the chords parallel to x upon L is equal to y upon m is equal to z upon n। equation number 1 is given by equation number 2। मीन्स हमारे पास डायमीट्रल प्लेन के इक्वेशन जो कि पैरेलल कोड्स को बाइसेक्ट करते हैं वो है इक्वेशन नंबर 2 जो डायरेक्टली हमने प्रीवियस आर्टिकल से ली है। इफ़ इट इज़ प्रिंसिपल प्लेन, लेकिन अगर ये डायमीट्रल प्लेन प्रिंसिपल प्लेन है, मीन्स डायमीट्रल प्लेन को अगर प्रिंसिपल प्लेन बनना है तो फिर वो क्या करेगा, अपनी कोड्स को मतलब कि जो इसके जो कोड्स हैं उनको 90 डिग्री के ऊपर राइट एंगल के ऊपर इंटरसेक्ट करेगा। अगर हमारे पास ये प्लेन, ये जो प्लेन है वो कोड्स के 90 डिग्री राइट एंगल्स के ऊपर है तो फिर जो कोड है और प्लेन के नॉर्मल है वो पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, अगर वो दोनों पैरेलल हैं तो उनकी हम डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइंस को कंपेयर कर सकते हैं। तो हमने क्या लिख दिया, 10 ई एल प्लस एच एम प्लस जी एम अपॉन एल इज इक्वल टू एच एल प्लस बी एम अपॉन प्लस एफ एम अपॉन एम इज इक्वल टू जी एल प्लस एफ एम प्लस सी एन अपॉन एन इज इक्वल टू लेमडा। ये हमने मान लिया। मीन्स हमने अगर जो डायमीट्रल प्लेन है उसको अगर प्रिंसिपल प्लेन होना है तो डायमीट्रल प्लेन को कोड्स की क्या होना चाहिए, 90 डिग्री के ऊपर 90 डिग्री एंगल के ऊपर होना चाहिए, मतलब कि उनके परपेंडिकुलर होना चाहिए। और फिर अगर हमारे पास कोई प्लेन एक लाइन के परपेंडिकुलर है तो फिर क्या होगा, उस प्लेन का नॉर्मल लाइन के पैरेलल होगा। ठीक है,
तो हमने क्या किया, इन दोनों के डायरेक्शन कोसाइंस को कंपेयर कर दिया। तो अब हमें आगे सॉल्व करने के बाद इक्वेशन नंबर 3 मिली है। इक्वेशन नंबर 3 क्या आपकी ए माइनस लेमडा इंटू एल प्लस एच एम प्लस जी एन इज इक्वल टू 0, एच एल प्लस बी माइनस लेमडा इंटू एम प्लस एफ एन इज इक्वल टू 0 एंड जी एल प्लस एफ एम प्लस सी माइनस लेमडा इंटू एन इज इक्वल टू 0। हमने इस इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अगर हम अब जो इक्वेशन नंबर 3 है, लेमडा इसका रूट है, लेमडा इस इक्वेशन का रूट है, तो फिर अगर हम इसे इक्वेशन नंबर 3 को जब हम मैट्रिक्स फॉर्म या डिटर्मिनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा एच जी एच बी माइनस लेमडा एफ जी एफ सी माइनस लेमडा इज इक्वल टू, इक्वेशन नंबर 3 को हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। और लैम्डा क्या इस रूट का, सॉरी इस इक्वेशन का रूट है, ठीक है। अब इस डिटर्मिनेंट को जब हम लैम्डा की फॉर्म में एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी। अब 4 क्या है, क्यू लैम्डा के अंदर क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है। और जो इक्वेशन नंबर 4 में हमने कैपिटल डी यूज़ किया, और कैपिटल डी आपके पास क्या है, अगेन एक डिटर्मिनेंट है और उसकी वैल्यू है ए बी सी प्लस 2 एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, ठीक है। अगर हमारे पास कैपिटल ए इज इक्वल टू कर्ली डी अपॉन कर्ली अल्फ़ा है, और बी हो जाएगा कर्ली डी अपॉन कर्ली बी, सी हो जाएगा कर्ली डी अपॉन कर्ली सी। अगर हम ये सारी इक्वेशन यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में तो हमें क्या मिल जाएगा, इक्वेशन नंबर 5 वो है आपकी लेमडा क्यूब माइनस लेमडा स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस लेमडा इंटू कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी प्लस कैपिटल सी माइनस डी इज इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन नंबर 5 कर देंगे। इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक, और इसका हर एक रूट को क्या बोलेंगे, करेक्टरिस्टिक रूट। और जो इसमें हर एक रूट है वो क्या आपकी लेमडा की वैल्यू। इक्वेशन नंबर 5 के पास क्यूबिक है तो इसके कम से कम इसके 3 रूट्स होंगे, और 3 रूट्स में से आपके पास एक रूट रियल होगा ही होगा, क्योंकि 3 रूट्स है। 3 रूट्स में से अगर हमारे पास 2 इमेजिनरी रूट्स आएंगे तो एक रियल बन जाएगा। और हमेशा जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं, ठीक है, तो एक रूट को रियल होना ही पड़ेगा। फॉर ईच वैल्यू ऑफ लैम्डा, अब हर एक लैम्डा की वैल्यू के लिए हमें एक एलिमेंट का सेट ऑफ वैल्यूज़ मिलेंगे, तो हम एलिमेंट की वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 में यूज़ करके हमें मिल जाएगा लैम्डा इंटू एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड प्लस यू एल प्लस वी एम प्लस डब्ल्यू एन इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 6, अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 इक्वेशन नंबर 6 से हम क्या करेंगे, तीनों प्रिंसिपल प्लेन्स जो कि 3 लैम्डा की वैल्यूज़ के कॉरस्पॉन्डिंग है हमें वो ऑब्टेन हो जाएंगे, ठीक है। अब एल एम एन की वैल्यूज़ के कॉरस्पॉन्डिंग हमें प्रिंसिपल डायरेक्शंस मिलेंगे। अब सेंटर ऑफ द सरफेस कैपिटल एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। हमें जो कॉनिकॉइड है उसका हमें सेंटर निकालना है, सरफेस का सेंटर निकालना है। लेट अल्फा बीटा गामा बी द सेंटर ऑफ द कॉनिकॉइड गिवन बाय कैपिटल एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू दिस। इक्वेशन नंबर 1, हमने जो कॉनिकॉइड कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई जेड है इसका हमने सेंटर मान लिया अल्फा बीटा गामा। शिफ्टिंग द ऑरिजिन टू द सेंटर, हम ऑरिजिन को सेंटर पर शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो फिर आपके पास जो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आ जाएगी, जब हम ऑरिजिन को सेंटर पे शिफ्ट करेंगे तो हम एक्स को एक्स प्लस अल्फ़ा, वाई को वाई प्लस बीटा और जेड को जेड प्लस गामा से इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस कर देंगे। और फिर अगेन इन्होंने इस इक्वेशन को भी नंबर 1 का नाम दिया है, ठीक है। अब हम इसको होल स्क्वायर वगैरह खोल के अंदर मल्टीप्लिकेशन वगैरह करके इक्वेशन नंबर 2 का 2 बोल देंगे, ठीक है। और सिंस द सेंटर ऑफ द इक्वेशन 2 इज़ द ऑरिजिन देयरफॉर इट शुड बी अ होमोजीनियस इक्वेशन एंड हेंस द फर्स्ट डिग्री टर्म्स एंड कांस्टेंट टर्म शुड वैनिश। अब यहाँ पे जो सेकंड इक्वेशन है उसका जो सेंटर है वो ऑरिजिन है, और जब सेंटर ऑरिजिन होता है तो उस कॉनिकॉइड को हम बोलते हैं सेंट्रल कॉनिकॉइड। और सेंट्रल कॉनिकॉइड की इक्वेशन हमेशा क्या होती है, होमोजीनियस होती है। मींस उसमें अगर एक्स वाई जेड की पावर मतलब कि हर एक टर्म की पावर सेम होगी, ठीक है।
तो फिर इक्वेशन नंबर 2 में जो आपकी डिग्री फर्स्ट वाली टर्म्स और कांस्टेंट टर्म है वो ज़ीरो के बराबर होनी चाहिए। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में जो आपकी कांस्टेंट टर्म है और जो फर्स्ट डिग्री टर्म है उनके कोफिशिएंट्स को क्या रख दिया, ज़ीरो के बराबर रख दिया। ई अल्फ़ा प्लस एच बीटा प्लस जी गामा प्लस यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर ये ज़ीरो के बराबर है तो ये क्या होगा, कर्ली एफ अपॉन कर्ली अल्फ़ा भी ज़ीरो के बराबर होगा। ठीक है, मतलब कि अगर हम इस कैपिटल एफ को अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करें तो हमें ए अल्फ़ा प्लस एच बीटा प्लस जी गामा प्लस यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो यही मिलेगा। सिमिलरली हमने कंप्लीट इक्वेशन नंबर 3 की रख दी, बना लिया। अब हम कांस्टेंट टर्म को भी क्या करेंगे, ज़ीरो के इक्वल इक्वेट करेंगे। मीन्स आपके पास ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा स्क्वायर की जो आपकी कांस्टेंट टर्म है इसको हमने ज़ीरो के इक्वल रख दिया और इसको इक्वेशन का नाम दे दिया 4। अब हम अब जो ऊपर वाली 3 रिजल्ट्स हैं उनको अल्फ़ा बीटा गामा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आ गई। अब हम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 से क्या देखते हैं। इक्वेशन नंबर 4 और 5 से हमें मिलता है कि यू अल्फ़ा प्लस वी बीटा प्लस डब्ल्यू गामा प्लस डी इज़ इक्वल टू डी डैश। मीन्स 4 के अंदर जो आपके पास एक टर्म है वो ज़ीरो के इक्वल आ गई और जो रिमेनिंग टर्म रहेगी उसको हमने डी डैश का नाम दे दिया। ठीक है, तो जो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स हैं वो तो ज़ीरो हो गए और जो कांस्टेंट टर्म है वो हाफ ज़ीरो हो के कुछ टर्म को हमने क्या कर दिया, डी डैश के इक्वल पुट कर दिया। तो और एफ ऑफ एक्स वाई जेड की वैल्यू रख दी। तो जो इक्वेशन नंबर 2 ट्रांसफॉर्म होकर क्या बन जाएगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2 एफ वाई जेड प्लस 2 जी जेड एक्स प्लस 2 एच एक्स वाई प्लस डी डैश इज इक्वल टू ज़ीरो। डैट इज स्मॉल एफ ऑफ एक्स वाई जेड प्लस डी डैश इज इक्वल टू ज़ीरो। और आपके पास डी डैश की वैल्यू गिवन है। एंड और फिर जो अल्फ़ा बीटा का सेंटर है वो हमें कैसे मिलेगा, कर्ली एफ अपॉन कर्ली अल्फ़ा इज इक्वल टू ज़ीरो, कर्ली एफ अपॉन कर्ली बीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, कर्ली एफ अपॉन कर्ली गामा इज इक्वल टू ज़ीरो। इन 3 इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद हमें अल्फ़ा बीटा गामा मिल जाएगा और अल्फ़ा बीटा गामा हमारे कॉनिकॉइड का सेंटर है। ठीक है, तो हर एक कॉनिकॉइड की एक इक्वेशन को हम एफ ऑफ एक्स वाई जेड प्लस डी डैश के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसका सेंटर क्या है, ज़ीरो है। रिडक्शन ऑफ सेकेंड डिग्री इक्वेशन। अब हमने जो सेकेंड डिग्री का एक इक्वेशन है उसे रिड्यूस कर सकते हैं इन मैनी फॉर्म्स। द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई जेड कैन बी रिड्यूस इनटू फॉलोइंग फॉर्म्स। हम कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वेशन को रिड्यूस कर सकते हैं एलिप्सॉइड, हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट, हाइपरबोलॉइड ऑफ टू शीट, कोन, एलिप्टिक, हाइपरबोलॉइड के इन सब हम इक्वेशन में इसको रिड्यूस कर सकते हैं। अब हमें एफ ऑफ एक्स वाई जेड का ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। टू शो दैट स्मॉल एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2 एफ वाई जेड प्लस 2 जी जेड एक्स प्लस 2 एच एक्स वाई बाय द रोटेशन ऑफ एक्सेस ट्रांसफॉर्म्स टू lambda 1 x square plus lambda 2 y square plus lambda 3 z square, where lambda 1, lambda 2, lambda 3 are the roots of discriminating cubic lambda cube minus lambda square into a plus b plus c plus lambda into a plus b plus c minus d is equal to 0। मीन्स हमें जो ये एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वेशन दे रखी है हम एक्सेस को रोटेट करके इसको चेंज कर सकते हैं। लैम्डा 1 एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा 3 जेड स्क्वायर, जहाँ पे लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 क्या डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक का रूट्स हैं। वी नो डैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का जो एक्सप्रेशन है, अगर हम रेक्टेंगुलर एक्सेस को ज़ीरो के मतलब कि ऑरिजिन के अबाउट रोटेट करें तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये अनअफेक्टेड रहेगा। इफ़ वी रिप्लेस, अगर हम x को L1x प्लस M1y प्लस N1z और y को L2y
L2x प्लस M2y प्लस N2z, और z को L3x प्लस M3y प्लस N3z को रिप्लेस करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर में, तो वो क्या हो जाएगा, अनचेंज्ड हो जाएगा। नाउ द एक्सिस आर ट्रांसफॉर्म्ड, तो फिर हमारे पास जो एक्सिस है वो इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिए हमने कि एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f वाई जेड प्लस 2g(zx) प्लस 2h(x, y) आपका बन जाएगा लैम्डा 1x स्क्वायर प्लस लैम्डा 2y स्क्वायर प्लस लैम्डा 3z स्क्वायर। ठीक है, अब हमने इक्वेशन नंबर जो ये दोनों इक्वेशन है इनमें हमने क्या करा, दोनों में माइनस लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कर दिया और इसे इक्वेशन नंबर 1 और 2 का नाम दे दिया। और फिर जो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 है इसको हम लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं किसी भी एक लैम्डा की वैल्यू के लिए। तो फिर अगर हम इनको लिख सकते हैं तो इसकी कंडीशन क्या होगी, इसकी कंडीशन ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा एच बी माइनस लैम्डा एफ सी माइनस लैम्डा का जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो हो जाएगा। इसे हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। जब हम इक्वेशन नंबर 3 को में डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, लैम्डा के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जो कि इक्वेशन नंबर 4 है, और इसे को फैक्टर्स की फॉर्म में हम लिख सकते हैं लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा इंटू कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी प्लस कैपिटल सी माइनस कैपिटल डी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे डी की वैल्यू डिटर्मिनेंट है और ए बी सी आर का को फैक्टर्स है। अब इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2 को हम लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट में तब लिख सकते हैं जब आपके पास ये डिटर्मिनेंट लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 0 ये जो डिटर्मिनेंट है ज़ीरो के इक्वल होगा, और ये क्या है और इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 2 माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 3, जहाँ पे लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 में किसी के भी बराबर हो सकता है। द सेम शुड बी द वैल्यू ऑफ लैम्डा फ्रॉम 3, और हमें थर्ड इक्वेशन से भी सेम लैम्डा की वैल्यू मिलनी चाहिए, मिलेगी। हैंस द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इन द एक्सप्रेशन टू विच द एफ एक्स वाई जेड इज ट्रांसफॉर्म्ड आर द रूट्स ऑफ क्यूबिक, और फिर जिससे हम बोलेंगे डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक। और फिर जो हमारे पास नया एक्सिस बनेगा जो हमें ट्रांसफॉर्म्ड एक्सिस है उसकी लैम्डा 1 के कॉरस्पॉन्डिंग हमने डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालेंगे, आपके पास वो होंगे कर्ली एफ अपॉन कर्ली एल अपॉन 2l इज इक्वल टू लैम्डा 1, कर्ली एफ अपॉन कर्ली एम अपॉन 2m इज इक्वल टू लैम्डा 1, कॉमा कर्ली एफ अपॉन कर्ली एन अपॉन 2n इज इक्वल टू लैम्डा 1। अगर सिमिलरली हम लैम्डा 2 और लैम्डा 3 के लिए भी निकाल सकते हो, और ऊपर वाली इक्वेशन को हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वो क्या है आपके a माइनस लैम्डा इंटू एल प्लस एच एम प्लस जी एन इज इक्वल टू 0। बाकी तो इक्वेशन भी यही है। अब हम लैम्डा की वैल्यू लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 पुट करेंगे और एक्सेस के डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लेंगे। ठीक है, अब आपके पास